Hello everyone, my name is Yatin Gupta and I welcome you all to my channel Double E Concepts. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैक्सिमम और ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन की क्या कंडीशन होती है। हमने एक स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन के लिए पावर फैक्टर एंगल जो होता है रिसीविंग एंड साइड पे फाई आर, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी दोनों केसेस के लिए, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी और ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज रेगुलेशन इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हम इनके फेजर डायग्राम्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उसका फेजर डायग्राम बनाया जाता है। तो यहाँ पर टोटल दो नेटवर्क्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, विच आर नॉमिनल टी नेटवर्क एंड नॉमिनल पाई नेटवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन को हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में रखते हैं, सो व्हेन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज बिटवीन 80 टू 200 किलोमीटर, 80 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर, देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। And there are two types of medium transmission line network that we study in the power system. तो यहाँ पर हम दो तरह के नेटवर्क्स को स्टडी करेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, विच इज नॉमिनल पाई नेटवर्क एंड नॉमिनल टी नेटवर्क। तो अब वन बाय वन हम इन दोनों नेटवर्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके फेजर डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड देन उसके बाद हम इनका वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे, जैसे कि एक प्योर इंडक्टिव लोड अगर आपके पास है, ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई हुई हैं, बट स्टिल एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं कि प्योर इंडक्टिव लोड के लिए जो करंट होता है, द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री से करंट का फेजर वोल्टेज के फेजर को लैग करेगा इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव लोड, आर इक्वल टू 0 होगा उसमें। उसी तरीके से अगर प्योर कैपेसिटिव लोड है तो उस केस में करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करने वाला है। अगर आपके पास आरएल टाइप ऑफ लोड है जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं वोल्टेज का फेजर रेफरेंस पे लेता हूं, सो करंट विल लैग दैट वोल्टेज बाय एन एंगल विच इज फाई आर, और वहां पर फाई आर की जो वैल्यू होगी वो होगी -90 से 0 के बीच में। ठीक है, उसी तरीके से आरसी लोड जब होगा तो उस केस में करंट लीड करेगा वोल्टेज को बाय द एंगल फाई आर, और फाई आर की वैल्यू होगी 0 से 90 के बीच में, अगर मैं वोल्टेज का फेजर रेफरेंस पे लेता हूं तो चलिए शुरुआत करते हैं नॉमिनल टी नेटवर्क से। सो द बिलो गिवन फिगर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉमिनल टी नेटवर्क, करंट एंड वोल्टेजेस इन ईच ब्रांच आर ऑल्सो शोन। तो सबसे पहले इस नॉमिनल टी नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। नॉमिनल टी नेटवर्क के अंदर सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में ये टी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। जो लाइन का टोटल रेजिस्टेंस है और जो टोटल रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है सीरीज में, वो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड पे। इस तरीके से अगर टोटल इम्पिडेंस लाइन का R प्लस जे एक्सएल है तो R/2 एंड XL/2 सेंडिंग साइड में चले जाएंगे, एंड द रेस्ट इज R/2 एंड JXL/2 वो रिसीविंग साइड पे चला जाएगा। और यहाँ पर एक शंट में कैपेसिटर कनेक्टेड होता है जिसके एडमिटेंस की वैल्यू होगी Y = jωc। सेंडिंग साइड पे वोल्टेज है VS और इसका करंट है IS। ठीक है, और यहाँ से चलते हुए कैपेसिटर के अंदर जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू है IC। ठीक है, और कैपेसिटिव ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज है VC। देन फर्दर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस ब्रांच में, इस पूरी ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है IR, रिसीविंग एंड का करंट, और यहाँ पे जो लोड कनेक्टेड है उस लोड के अक्रॉस वोल्टेज है VR। तो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, तो फेजर डायग्राम बेसिकली क्या करते हैं हम उसमें, फेजर डायग्राम का मतलब होता है कि आप जो रिसीविंग एंड साइड है, अगर मैं रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड तक जाना चाहता हूँ तो बीच में जितने भी रेजिस्टेंस ड्रॉप्स आ रहे हैं या रिएक्टेंस ड्रॉप्स आ रहे हैं उनको मैं ऐड करता जाऊँ तो मैं VR से VS तक पहुँच सकता हूँ, और इसी चीज़ की हेल्प से मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँगा। ठीक है,
तो बिलो गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द फेजर डायग्राम फॉर द नॉमिनल टी नेटवर्क ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो ये फेजर डायग्राम होगा नॉमिनल टी नेटवर्क के लिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो आप एक रेफरेंस चूज करोगे। तो यहाँ पर इस नेटवर्क में मैं रिसीविंग एंड साइड का जो वोल्टेज है उसको रेफरेंस पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का फेजर है इसको मैंने ले लिया 0 डिग्री लाइन पे, यानी कि रेफरेंस पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, VR से अगर मैं VC तक पहुंचना चाहता हूं, मैं 2 स्टेप में VS तक पहुंचूंगा। पहले मैं जाऊंगा VR से VC तक और फिर जाऊंगा VC से VS तक। तो VR से VC तक जाने के लिए मुझे एक तो रेजिस्टेंस का ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा और एक इस इंडक्टिव रिएक्टेंस का ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा। करंट इन दोनों के अंदर पास हो रहा है IR, ठीक है। तो एक ड्रॉप तो होगा IR इंटू R/2 और एक ड्रॉप होगा JXL/2 इंटू IR, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि VR से VC तक जाने के लिए मैंने ये 2 फेजर्स यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किए हैं। अब ये किस डायरेक्शन में ड्रॉ होंगे वो हमें पता चलेगा IR के फेजर से। अब क्योंकि जो VR और IR के बीच में एंगल होगा वो होगा phi r के इक्वल, क्योंकि यहाँ पावर फैक्टर एंगल कितना है phi r, राइट। और वो लैगिंग टाइप ऑफ लोड है, तो डेफिनेटली IR जो है वो VR को phi r से लैग कर रहा होगा, ठीक है। तो इस VR को phi r से लैग करता हुआ यहाँ पर मैंने एक फेजर बनाया है IR। ये जो IR फेजर है ये इस VR को phi r वैल्यू एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है वो करंट की ही डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मैंने करंट बनाया है IR, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये फेजर बनाया है सेम उसी डायरेक्शन में मैं इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप भी बनाऊंगा, ठीक है। तो VR से इसी सेम डायरेक्शन में मैंने एक फेजर यहाँ पर ड्रॉ किया है विच इज R इंटू IR/2 रेजिस्टेंस ड्रॉप, ओके। और अगर मैं रिएक्टेंस ड्रॉप की बात करूं तो रिएक्टेंस ड्रॉप जो होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता हुआ हम बनाते हैं, ठीक है। देखो मैं यही चारों प्रिंसिपल्स यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक प्योर इंडक्टर है, ये एक प्योर इंडक्टर है, तो डेफिनेटली इसका जो वोल्टेज होगा वो करंट को 90 डिग्री से लीड करने वाला है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये इस करंट से 90 डिग्री लीड करता हुआ बनाया है, ठीक है। तो R इंटू IR/2 इस डायरेक्शन में और JIR इंटू XL/2 इस डायरेक्शन में। और डेफिनेटली इस फेजर का जो एंड पॉइंट होगा वो VC पे मीट करेगा। तो मैंने इस पॉइंट से यहाँ तक एक फेजर और ड्रॉ कर दिया जिसकी वैल्यू है VC के इक्वल, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, VC से VS तक जाना है। तो सेम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ड्रॉप मुझे यहाँ पर ऐड करना है। द ओनली डिफरेंस इज पहले करंट था IR और अब करंट होगा IS, ठीक है। तो VC से मैंने IS की डायरेक्शन में एक फेजर बनाया R इंटू IS/2, ये रहा IS यहाँ पर। इसके सेम डायरेक्शन में मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉप बना दिया और उसके 90 डिग्री लीड करता हुआ मैंने बनाया रिएक्टेंस ड्रॉप। और ये जहाँ पर एंड होगा वो पॉइंट होगा VS का। तो यहाँ से एक मैंने ब्लैक फेजर जो यहाँ पर बनाया हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ VS है। तो VR से VS तक हम पहुँच गए थ्रू दिस रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंट ड्रॉप्स, ओके। अब बात करते हैं इस IS फेजर की, IR की और IC की। तो IC का ये जो डायरेक्शन है ये मुझे कहाँ से मिला, देखो जो ये कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है VC, राइट। और इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट है IC। अब ये प्योर कैपेसिटिव एलिमेंट है, तो प्योर कैपेसिटिव एलिमेंट में आपको पता है कि जो करंट है वो वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है, ठीक है। तो ये जो VC का फेजर जैसा भी बना है डेफिनेटली जो IC का फेजर होगा वो इसको 90 डिग्री से इस तरीके से लीड कर रहा होगा। ये जो डॉटेड फेजर आप देख रहे हो यहाँ पर दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ IC जो कि 90 डिग्री से देखो यहाँ पर लीड कर रहा है VC को। तो जस्ट मैंने क्या किया कि इस फेजर को यहाँ से उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अगर आप फेजर का एंगल और उसका मैग्नीट्यूड, उसका लेंथ चेंज ना करो तो आप उसको पूरे फेजर डायग्राम में कहीं पर भी मूव करा सकते हो, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैंने मूव करके यहाँ पर रख दिया और डेफिनेटली सर्किट से भी पता चल रहा है कि IR और IC का जो एडिशन है वो IS के इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पर IR और IC का जो एडिशन है वो इक्वल होगा इस IS के। इस फेजर डायग्राम के कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है इसका वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है नॉमिनल टी नेटवर्क के लिए वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। नो लोड कंडीशन में रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज एंड फुल लोड कंडीशन में उसका वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज दैट इज द परसेंटेज वोल्टेज
रेगुलेशन। ओके, तो अगर मैं नो लोड कंडीशन में रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज वी आर डैश मानूँ और फुल लोड कंडीशन में उसे वी आर मानूँ, तो ये इक्वेशन की हेल्प से मैं वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले वी आर डैश को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा वी एस की वैल्यू। तो फिगर से वी एस इक्वल टू क्या होगा, वी सी प्लस आई एस इंटू आर बाई टू प्लस जे एक्स बाई टू। एक बार फिगर की तरफ चलते हैं। वी सी में अगर मैं आई एस इंटू आर बाई टू एंड आई एस इंटू जे एक्सएल बाई टू ऐड करता हूँ तो मैं वी एस तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद अगर बात करूँ वी सी की, तो वी सी इज नथिंग बट वी आर प्लस आर बाई टू इंटू आई आर इंटू जे आई आर इंटू एक्सएल बाई टू, और जो वी आर है उसको मैं लिख सकता हूँ वी आर कॉस फाइव आर प्लस जे वी आर साइन फाइव आर। ओके, उसके बाद आई एस जो सोर्स जो सेंडिंग एंड साइड का करंट है वो होगा आई सी प्लस आई आर के इक्वल, और आई सी को मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द एडमिटेंस। एडमिटेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, जे ओमेगा सी के इक्वल, तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। सो आई एस इज इक्वल टू आई आर प्लस जे ओमेगा सी इंटू वी सी। ओके, अब आई एस की वैल्यू और वी सी की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो फाइनली मुझे वी एस की ये इक्वेशन मिल जाएगी, वी आर कॉस फाइव आर प्लस आई आर इंटू आर बाई टू प्लस जे वी आर इंटू साइन फाइव आर प्लस जे आई आर एक्सएल बाई टू प्लस आई एस इंटू आर बाई टू प्लस जे एक्सएल बाई टू। और अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूँ तो फाइनली मुझे ये इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी, आई आर के सारे कॉम्पोनेंट्स, आई एस के सारे कॉम्पोनेंट्स और वी आर के कॉम्पोनेंट्स। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी आर डैश। वी एस तो हमने कैलकुलेट कर लिया और अब हमें चाहिए वी आर डैश की वैल्यू। वी आर डैश क्या है, वी आर डैश इज द वैल्यू ऑफ रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज इन नो लोड कंडीशन। तो देखो नो लोड कंडीशन में क्या होगा, नो लोड कंडीशन में आई आर की वैल्यू तो हो जाएगी जीरो। ठीक है, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये ओपन सर्किट हो चुकी है। ठीक है, अब ओपन सर्किट हो गई तो ना तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप आने वाला है ना ही रिएक्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो जो वोल्टेज होगा वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा और यही हमारा नो लोड रिसीविंग साइड एंड का वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, तो जो सर्किट है उसको मैं इस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ, दिस इज आर बाई टू जे एक्सएल बाई टू एंड दिस इज वाई इक्वल टू जे ओमेगा सी, और इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे पता करना है, दैट इज वी आर डैश। तो यहाँ पर सिंपल अगर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करूँ तो मुझे वी आर डैश की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल अगर मैं अप्लाई करूंगा तो दैट विल बी द टोटल वोल्टेज विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस मल्टीप्लाइड बाय द इम्पिडेंस ऑफ दिस एलिमेंट। एडमिटेंस है जे ओमेगा सी, सो इम्पिडेंस हो जाएगा माइनस जे बाय ओमेगा सी, द रेसिप्रोकल ऑफ वाई विल बी जेड। ओके, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल इम्पिडेंस ऑफ दिस होल ब्रांच, सो आर बाई टू प्लस जे एक्सएल बाई टू माइनस जे इंटू वन बाय ओमेगा सी। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ वी आर डैश। अब हमें वी आर डैश यहाँ पर मिल चुका है और वी आर अगर हमारे पास नोन है तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी आर एंड वी आर डैश वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फॉर नॉमिनल टी नेटवर्क। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने अगले नेटवर्क की तरफ विच इज नॉमिनल पाई नेटवर्क। ओके, सो बिलो गिवन फिगर इज रिप्रेजेंटिंग द देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक इन राइटिंग हियर. This is actually the circuit diagram. This is the circuit diagram for the nominal pi network of medium transmission line. तो सर्किट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो इस सर्किट में टोटल जो लाइन इम्पिडेंस है वो है R प्लस जे एक्सएल। ठीक है, और ये जो इम्पिडेंस है इस इम्पिडेंस के दोनों साइड जो शंट एडमिटेंस था जो कि हमने नॉमिनल टी नेटवर्क के अंदर देखा था, जो कि एट द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन हमने दिखाया था, वो जो शंट एडमिटेंस है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड साइड में। सो y by 2 विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द सेंडिंग एंड साइड एंड द y by 2 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द रिसीविंग एंड साइड. ओके, currents and voltages are shown here. This is Vs and this is Is, sending end current and voltages, and this is IR and VR, receiving end voltage and currents. Okay, and we have connected a lagging power factor load here cos phi r. अब बात करते हैं हम इसके फेजर डायग्राम के बारे में. सो दिस फेजर डायग्राम हेयर इज रिप्रेजेंटिंग द फेजर डायग्राम फॉर नॉमिनल पाई नेटवर्क. ओके, अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो सेम लॉजिक यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, वी आर से वी एस तक हम जाएंगे बाय एडिंग ऑल दी ड्रॉप्स. ओके,
सबसे पहले रेफरेंस पे मैं बनाऊंगा वी आर का फेजर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है उससे करंट कौन सा फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो कर रहा है आई टी, जिसको मैं कह सकता हूँ ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट फ्लो कर रहा है उसे मैं आई टी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो ड्रॉप आएगा यहाँ पर वो आएगा आर इंटू आई टी एंड जे एक्सएल इंटू आई टी। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो डेफिनेटली आई टी करंट की डायरेक्शन में ही होगा, राइट। अगर मैं बात करूँ रिसीविंग एंड करंट की, यहाँ पे रिसीविंग एंड करंट की अगर मैं बात करूँ तो आई टी करंट जो है वो इस रिसीविंग एंड करंट और दिस आई सी आर जो रिसीविंग साइड पे जो कैपेसिटर कनेक्टेड है उसका करंट, इन दोनों का एडिशन है, ठीक है। तो ICR की डायरेक्शन क्या होगी? ICR एक प्योरली कैपेसिटिव एलिमेंट से फ्लो करने वाला करंट है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है VR। तो डेफिनेटली ये करंट VR को 90 डिग्री से लीड करने वाला है। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने ICR का फेजर बनाया है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बनाया है, यानी कि VR के जस्ट 90 डिग्री लीड करता हुआ, ठीक है। तो IR में जो कि फाई आर से लैग कर रहा होगा वी आर को, उस आई आर में मैंने आई सी आर को ऐड किया और मैं पहुंच गया इस येलो फेजर तक विच इज रिप्रेजेंटिंग आई टी ट्रांसमिशन लाइन वाला करंट, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में मैंने ये ड्रॉप बना दिया आई आर इंटू आई टी और इसके ठीक 90 डिग्री एंगल पे मैंने बनाया जे आई टी इंटू एक्सएल और हम सीधे पहुंच गए वी एस तक। सो दिस ग्रीन फेजर हेयर इज रिप्रेजेंटिंग वी एस। और अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ICS की, तो ICS जो करंट है वो इस कैपेसिटर से फ्लो कर रहा है जो कि सेंडिंग एंड साइड पर कनेक्टेड है और इसके अक्रॉस वोल्टेज है VS। तो डेफिनेटली ICS भी VS को 90 डिग्री से लीड करने वाला है, ठीक है। तो ये जो VS का फेजर मैंने यहाँ पर बनाया है ग्रीन फेजर, ठीक इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ मैंने एक फेजर बनाया विच इज ICS और इस फेजर को मैंने एज इट इज यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और हमें पता है कि सर्किट के अंदर ICS और IT इन दोनों का जो एडिशन है वो IS के इक्वल होगा, क्योंकि IS इन दो पार्ट्स में तो डिवाइड हो रहा है। तो डेफिनेटली इस IT और इस ICS का जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट हैज़ टू बी द वैल्यू ऑफ सेंडिंग एंड करंट, ठीक है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम कंप्लीट होता है और अब हम इस परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल पाई नेटवर्क के लिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली टर्म है आई टी इक्वल्स टू आई आर कॉस फाई आर माइनस जे साइन फाई आर प्लस जे वी आर इंटू ओमेगा सी बाय टू। तो ये जो टर्म है ना यहाँ पर वी आर इंटू ओमेगा सी बाय टू, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके इस ड्रॉप को, आई सी आर के करस्पॉन्डिंग जो ड्रॉप है ना उसको ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आई आर हेयर। उसके बाद जो वी एस होगा दैट वी एस विल बी वी आर प्लस आई टी इंटू जेड। देखो सर्किट के अंदर देख लेते हैं एक बार, वी आर विल बी वॉट, वी एस विल बी वॉट, Vs will be equal to this VR plus this whole impedance drop R plus JXL that is equal to Z, ठीक है। तो टोटल Vs कितना हो जाएगा VR plus IT into Z। अब यहाँ पे अगर मैं IT की वैल्यू को ऊपर से पुट कर दूँ तो ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिलेगी, एंड उसके बाद IS की जो वैल्यू होगी, सेंडिंग एंड करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी ट्रांसमिशन लाइन का करंट प्लस जो सेंडिंग एंड साइड पे कैपेसिटर कनेक्टेड है उसमें फ्लो होने वाला करंट, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी J इंटू वी एस ओमेगा सी बाय टू। उसके बाद IS की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ IT कॉस फाई आर माइनस जे साइन फाई आर प्लस जे वी आर ओमेगा सी बाय टू प्लस जे ओमेगा सी बाय टू एंड मल्टीप्लाइड विद वी आर प्लस दिस होल वैल्यू यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। तो ये फाइनल आपको IS की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर मुझे IR और VR की वैल्यू नोन है तो उसकी हेल्प से मैं IT पता कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास IT की वैल्यू अवेलेबल होगी तो IT की हेल्प से मैं यहाँ पर IS मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। और IS अगर मुझे पता है, ठीक है, IT की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो मुझे IS मिल जाएगा, और IT और IS इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करके मुझे VS की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो VS की वैल्यू है ये मुझे चाहिए होगी नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जब इस नेटवर्क के लिए मैं नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा तो उसका इक्विवेलेंट नेटवर्क कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, ठीक है। सो दिस इज VR डैश विच इज द नो लोड रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज, दिस इज R, दिस इज JXL, और ये है आपका रिसीविंग एंड पे कनेक्टेड
कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है y/2 के इक्वल, दैट मीन्स j⍵c/2। तो यहाँ पर भी हम वोल्टेज डिवीजन रूल की हेल्प से वी आर डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वी एस की वैल्यू मुझे प्रीवियस कैलकुलेशन से मिल ही जाएगी, तो उसे यहाँ पर पुट करके मुझे वी आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी। और वी आर डैश और वी आर इन दोनों की वैल्यूज़ को मैं परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की इक्वेशन में पुट करके वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं नॉमिनल पाई और टी नेटवर्क से रिलेटेड। तो जैसे कि नॉमिनल पाई नेटवर्क अगर हम देखें तो नंबर ऑफ नोड्स आर लेस, बट इन नॉमिनल टी नेटवर्क नंबर ऑफ नोड्स आर मोर। तो अगर नॉमिनल पाई नेटवर्क में देखें तो यहाँ पर एक तो नोड ये वाला होगा, ठीक है, और एक नोड होगा ये वाला, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गए 2। वहीं अगर टी नेटवर्क में मैं देखूँ तो पहला नोड तो मुझे मिलेगा इस जगह पे, उसके बाद एक ड्रॉप आएगा इस इम्पिडेंस की वजह से, दूसरा नोड मुझे मिलेगा यहाँ पर, फिर अगेन एक ड्रॉप आएगा और उसके बाद तीसरा नोड मिलेगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ 3 नोड्स हैं, ठीक है। मोस्टली द नॉमिनल पाई नेटवर्क मोस्टली यूज्ड इन द लोड फ्लो स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जब हमने लोड फ्लो स्टडी का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पर मेनली हमने जिस नेटवर्क का यूज़ किया था स्टडी करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को, तो वो नॉमिनल पाई नेटवर्क हुआ करता था, ठीक है। जबकि नॉमिनल टी नेटवर्क को हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको मिड पॉइंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, उसका एनालिसिस करना होता है, तो उस केस में आप नॉमिनल टी नेटवर्क का यूज़ करते हो, ठीक है। नॉमिनल पाई नेटवर्क इज़ अ सिंपलर सर्किट टू स्टडी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर कम हैं, तो जो कैलकुलेशंस होंगी नोड वोल्टेज कैलकुलेशन की जो कैलकुलेशंस होंगी वो थोड़ी सिंपलर होंगी। और यहाँ पर ये जो सर्किट है नॉमिनल टी नेटवर्क का, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। नॉमिनल पाई नेटवर्क के अंदर द स्टडी ऑफ एडिंग अ कंपनसेटिंग कैपेसिटर कैन बी डन। जब हम कंपनसेटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम उसकी स्टडी जो करते हैं वो नॉमिनल पाई नेटवर्क को यूज़ करके करते हैं, ठीक है, जबकि नॉमिनल टी नेटवर्क का उसमें कोई यूज़ नहीं होता है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द नॉमिनल पाई एंड द टी नेटवर्क। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है और जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसके बारे में जितना डिस्कशन था वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में। So that's all for this lecture. I will see you in the next one. Thank you very much.